दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सुशील है और मैं एसएससी, बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम के फील्ड में एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। रिसेंटली मैं एक एसएसबी देकर आया हूँ भोपाल में, टेरिटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम के थ्रू जो एक एसएसबी होता है आपका, तो उसका जो एक्सपीरियंस है और मैंने वहाँ पर क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एसएसबी आने वाला है हाल ही के दिनों में, और एसएसबी चलते रहते हैं, कोई नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का एसएसबी चलते रहते हैं, कोई सीडीएस देके, कोई एफकेट देके। तो उन सभी बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं एक एसएसबी के ऊपर वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या चीज़ें एसएसबी में रहती हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं डे 1 से लेकर डे 5 तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एसएसबी के बारे में हर एक बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिएगा, और अगर आपको पसंद आए, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिनका एसएसबी आने वाला है या जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, ऑल अबाउट एसएसबी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इन 5 दिनों के दौरान आपकी कुछ जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं उनका एक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएंगी 15-16 काइंड ऑफ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होते हैं। ये सभी का आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है वहां पर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के बारे में, और फिर हर एक क्वालिटी को पढ़ के उसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि इसमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर बेहतर है और किस क्वालिटी में आप लैक करते हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, यहां पर आप देखिए, सबसे पहला क्या है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। मतलब आपके अंदर एक इफेक्टिव काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, सतही नहीं होनी चाहिए, एक ठोस प्रकार की इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये एक एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 1 से लेकर डे 5 तक, आखिरी दिन तक आपके अंदर एक्सप्रेस करने की कितनी अच्छी एबिलिटी है, इसकी तो जांच होती रहेगी। और नेक्स्ट क्या है, सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप एक सोशल एनवायरनमेंट में कितना जल्दी उसके साथ घुल जाते हैं। कॉपरेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एक फौजी के अंदर कॉपरेशन नहीं होगा तो फिर वो ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म देगा अपनी टीम के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल जरूरी है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर या फिर नेवी के अंदर, तो आपके अंडर एक पूरी यूनिट काम करेगी, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करेंगे। तो अगर आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बात बन नहीं पाएगी। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, मतलब कि आप किसी चीज का इनिशिएटिव जो लेते हैं उसको कितने सही तरीके से लेते हैं। ठीक है, और आप उसको कितना एग्जामिन करते हैं, कितना सोचते हैं, और फिर उसकी शुरुआत कितना बेहतरीन तरीके से आप उस चीजों को करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है, ये तो हर जगह ही जरूरी है, लाइफ में कहीं भी हो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ डिसीजन, ये भी बहुत जरूरी है भाई। आप डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है, मतलब आप अपने माइंड को कितना शांत रखते हैं, और जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है उसमें डिसीजन कितना जल्दी और कितना सही डिसीजन आप लेते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। मैं जो एसएसबी देकर आया उसमें जो लोग रिकमेंड हुए उनमें से मैं ये बोलूँगा 90% लोगों के रिकमेंड होने का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कारण ये था, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब ऐसा नहीं है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप इन द नेगेटिव सेंस कि आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर लें, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों के साथ, अच्छी जो चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बेटर जो चीज़ें हैं, वो आप अपने ग्रुप के सामने रख रहे हैं, या ग्रुप अपने आप ऑब्जर्व करने लग रहा है आपके अंदर, और वो चीज़ें देख के वो आपसे खुद ब खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिनसे कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ना कि आपके अंदर उस प्रकार की क्वालिटीज़ या उस प्रकार की आदतें होनी चाहिए जिनसे लोग आपसे रिपेल होते हैं। सो बेसिकली अच्छी बैलेंस आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइवलीनेस, बिल्कुल भाई, आपको खुश मिजाज होना चाहिए। ठीक है, लाइफ के प्रति, हर चीज के प्रति आपको खुश मिजाज होना चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किसी भी फील्ड में जाइए वहां पर जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पहली ही बार में आपको सफलता मिल जाएगी, दूसरी बार में हो, तीसरी बार में हो, चौथी बार में हो, तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 14th, करेज,
हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी टास्क करना है, टीम कर रही है, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप टीम का एक करेजियस पार्ट बने, एक हिम्मत के साथ भरा हुआ एक पार्ट बने कि हाँ मैं कोई भी टास्क करने के लिए तैयार हूं, जो भी मुझे दिया जाएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, मैं पूरे हिम्मत के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, 15th क्या है? स्टेमिना। एसएसबी के अंदर जीटीओ होते हैं, जीटीओ के अंदर स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी आपको वर्क करना चाहिए। आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, जो जैसा डेली शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा गिर जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग या तो सिर्फ संडे को खेलने जाते हैं या बाकी दिन बहुत कम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। बट मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे भी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के आधार पे, और एक जनरल ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। अगर आप एसएसबी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं तो डेली सुबह शाम आपको वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जिम करना, या जो भी आप करते हैं, ठीक है, जिस भी फॉर्म में, योगा करते हैं योगा करिए, फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, ठीक है, उससे आपका स्टेमिना अपने आप ही इंप्रूव होने लगेगा। तो स्टेमिना एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि कौन कौन सी क्वालिटीज को वो लोग वहां पे एग्जामिन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे डे 1 से। डे 1 में क्या रहता है? आपका स्क्रीनिंग रहता है। तो बच्चों को इसके बारे में काफ़ी डाउट रहते हैं, मैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जब भी आपका एसएसबी आता है, आपको जिस भी बोर्ड में बुलाया जाता है, इलाहाबाद में, वाराणसी में, भोपाल में, बेंगलोर में, या कपूरथला में, या और भी बहुत सारे बोर्ड हैं आपके, तो जहां भी आपको बुलाया जाएगा वहां पर जब आप डे 1 पे पहुंचेंगे, फर्स्ट डे पहुंचेंगे, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी लिस्ट पहले से आपके ईमेल पर भेजी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से तैयार करके लेके जाइए, उसमें कोई भी ढिलाई, कोई भी कोताही मत बरतिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लेके गए, गलत कर दिया आपने, तो हो सकता है कि वहां पे आपको चांस ना दिया जाए और पहले ही दिन बिना स्क्रीनिंग के ही आपको वापस भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास जरूरी जो कागजात हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, वो है ही नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, खास ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पहुंचिए। जब आप वहां पहुंचेंगे बोर्ड पे, जिस भी दिन आपको रिपोर्ट करने को बोला गया होगा, सुबह 5:30 बजे के करीब बोला जाता है, 5:30 से 6:30 के बीच में वहां पे रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग होने के बाद आपके एक मोटे तौर पर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सबके देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको एंट्री दी जाएगी, अंदर आप जाएंगे। अंदर जाने के बाद कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस छोटा मोटा और होगा, और वो होने के बाद आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। चेस्ट, उसको आप पहन लेते हैं, आगे पीछे से पहन के उसको आप टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं, वो आपका चेस्ट नंबर आपकी पहचान बन जाएगा डे 1 के लिए, ठीक है। वो चेस्ट नंबर सभी को मिलने के बाद एक हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी मिलता है वहां पर। जैसे मैं इस बार गया था तो वहां पर पूरी और आलू की सब्जी दी गई थी, तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह, रिफ्रेशमेंट आपको वहां पर मिलेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है एक रीजनिंग का टेस्ट। आपका सबसे पहले क्या होता है? एक रीजनिंग टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट कम रीजनिंग टेस्ट। पहले वाले टेस्ट में क्या होता है? 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट का समय दिया जाता है। सुन लीजिए, जो बेसिक रीजनिंग टेस्ट होता है, अगर आपने एसएससी का पेपर दे रखा है, बैंक का पेपर दे रखा है, रेलवे का पेपर दे रखा है, कोई भी, तो उसमें जो रीजनिंग बेसिक पूछी जाती है वही उसी तरीके की रीजनिंग होती है, थोड़ी अलग होती है, बट पिक्चर बेस्ड रीजनिंग जो होती है वो ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा मैंने यहां पे लिख भी दिया है, मेजॉरिटी जो है सबसे ज्यादा वो डाइस वाले क्वेश्चंस की होती है। कौन से? डाइस वाले क्वेश्चंस, या फिर इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। 2 पेपर होंगे भाई आपके, एक पहला पेपर होगा, एक दूसरा पेपर होगा, लगातार होंगे, बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा। पहला पेपर होगा वो ले लिया जाएगा, फिर दूसरा पेपर होगा। जो पहला पेपर रहेगा वो 40 क्वेश्चंस का रहेगा, 17 मिनट दिए जाएंगे। दूसरा पेपर जो रहेगा 50 क्वेश्चंस का रहेगा, 30 मिनट दिए जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा पेपर होता है। आप बुक में से या नेट से डाउनलोड करके पेपर को आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है आपको किसी प्रकार की। स्पीड इंपॉर्टेंट है, वहां पे अपनी स्पीड बनाए रखिएगा। सारे क्वेश्चंस कोशिश करिएगा अटेम्प्ट कर दें, नहीं भी कर पाएंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोड़ दिए, एक आध क्वेश्चन अगर रह भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप में जो लड़के स्क्रीनिंग हुए थे उसमें से कई बच्चों के 40 में से 28 क्वेश्चन हुए थे और मेरे 40 में से 36 क्वेश्चन हुए थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 में से 40 क्वेश्चन हो गए थे और सारे सही हैं तो ही क्लियर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
ये रीजनिंग टेस्ट जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मुझे लगता है, ये रीजनिंग टेस्ट कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी नहीं है, ये बहुत एक नॉमिनल सा डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। सबसे मेन जो पहले दिन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका, पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है, क्या होगा, रीजनिंग के 2 टेस्ट हो जाने के बाद थोड़ा सा एक गैप दिया जाएगा, 5-10 मिनट का ही दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, और आपको उसी ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर के थ्रू सामने स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिखाई जाएगी। वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा धुंधली होगी, काफ़ी ज़्यादा धुंधली फ़ोटो होगी, इसलिए जब वो फ़ोटो आपको दिखाई जाए 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी। जब वो फोटो आपको दिखाई जाए अच्छे से उसको फोकस करें, लिखने की कुछ भी कोशिश ना करें, पहले फोटो को फोकस करें। अगर आपने फोटो को जल्दीबाजी में 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में ऑब्जर्व किया और उसमें अगर कुछ गलत ऑब्जर्वेशन आपने कर ली तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए 30 सेकंड के लिए फोटो दिखाई जाएगी, पूरा 30 के 30 सेकंड इस्तेमाल करें, फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करें, कैरेक्टर देखें उसके अंदर कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं और किस किस प्रकार का है, कुछ बिल्डिंग बनी हुई है या कोई टैंक है या कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई गई है, कोई कार दिखाई गई है, कोई जीप दिखाई गई है, खेत दिखाया गया है या हल चलाता हुआ एक किसान दिखाया गया है, जो भी दिखाया गया है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व आपने कर लिया, उसके बाद वो लोग आपको वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से फोटो को आपको, पिक्चर को, स्टोरी को आपको लिखना है। वहां पेज पे एक बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स के अंदर आपको जो आपका मेन कैरेक्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी 3। पहला, उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। दूसरा, उसकी उम्र क्या है, एज क्या है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, ऐसा। और तीसरा, उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव है प्लस लिख दीजिए, नेगेटिव है माइनस लिख दीजिए, न्यूट्रल है एन लिख दीजिए। अगर आप पर्सन में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि वो मेल है या फीमेल है तो पी लिख दीजिए, पर्सन लिख दीजिए। अगर मैं पीपीडीटी के बारे में आपको बताऊं तो 4 मिनट आपको दिए जाएंगे स्टोरी लिखने के लिए। 4 मिनट बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं, आराम से आपकी स्टोरी लिखी जाती है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आती नहीं है। और स्टोरी अपने घर से कोई भी याद करके बना के ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वहीं जाके आप बनाइएगा स्टोरी। जैसे ही आप फोटो देखेंगे सब आप भूल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद का 3 बार का एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप स्टोरी देखेंगे उसके ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर के ऊपर, बाहर का सब आप भूल जाएंगे। एकदम से उस फोटो को देख के आपके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक करेगा और वही आइडिया पेपर के ऊपर जाने वाला है और वही जाना चाहिए। अगर वो आइडिया अच्छा है, सही है, उनको सही लगेगा तो आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, स्टोरी लिखते समय बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप स्टोरी को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों से रिलेट करवाइएगा। मतलब अपनी स्टोरी का एक पास्ट भी दिखाइएगा, पहले क्या था, प्रेजेंट दिखाइएगा आज क्या है, और फ्यूचर दिखाइएगा कि आज जो है उसको करवा के मैं फ्यूचर में इस ऑपरेशन पे या इस आउटपुट पे लेके आना चाहता हूं। आपने स्टोरी लिख दी, स्टोरी लिखने के बाद आपसे वो शीट ले ली जाएगी और आपको वापस से एक शेड के नीचे या कहीं पे भी जहां बैठने की जगह होगी वहां बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सबका पीपीडीटी पूरा हो जाएगा तो 10-10, 12-12 के ग्रुप में आपको बुलाया जाएगा और फिर होगा एक जीडी, ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आपको सबसे पहले 1 by 1, मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 by 1 आपको अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाएगा। और जब आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी होगी तब आपके पास कोई पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपके पास जो आपने स्टोरी लिखी थी वो पेज नहीं होगा, कभी आप सोचेंगे उस पेज में देख के हम बोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी स्टोरी याद रखनी है और आपको अपनी जो स्टोरी आपने लिखी थी वो स्टोरी बिल्कुल वैसे ही आपको वहां पे नरेट करनी है। हल्का फुल्का आप उसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन आप उसकी पूरी आत्मा चेंज नहीं कर सकते स्टोरी की, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे इस बार मैं गया था तो मेरे केस में क्या हुआ था कि एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक महिला है, वो बैठी हुई है चेयर पे, सामने मेज है और एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी बैक दिखाई दे रही थी, पीठ दिखाई दे रही थी। तो मतलब फोटो में 2 कैरेक्टर थे, तो कुछ लोग फोटो में 3 कैरेक्टर बना रहे थे, कुछ लोग फोटो में 4 कैरेक्टर बना रहे थे, तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ही कैरेक्टर हैं तो आप 2 ही कैरेक्टर बताइए। फोटो में बिल्डिंग है तो आप उसको बिल्डिंग ही बताइए, समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फोटो में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आपने उसको अपनी मर्जी से नदी बना दिया, झरना बना दिया, पहाड़ बना दिया,
ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो जो एक्सेसर होते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके माइंड में सीधी सी ये एक ओवरव्यू जाता है कि ये बच्चा तो पहले से ही एक स्टोरी सोच के आया था और फोटो कुछ भी आई इसने तो उठा के वही स्टोरी चेप दी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई फोटो में क्या दिखाया गया है क्या नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो मेरे सामने जो फोटो आई थी महिला और एक बच्चा, तो मैंने उसी के ऊपर स्टोरी बनाई थी। उस महिला को उस बच्चे का मदर दिखाया था। ठीक है, और वो मदर जो है वो उसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रही है, क्योंकि उसकी मदर की एजुकेशन खुद की नहीं हो पाई थी। वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से थी, लेकिन उसका सपना था कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छे से करवाऊंगी। वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से एजुकेशन के लिए मोटिवेट करती है। उसका बच्चा भी उन मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को सीरियसली लेता है, ग्रेजुएशन करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, आईएएस बनता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके डायरेक्टर बनता है, और कल को चल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के नाते गरीब बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाता है, जिनसे कि वो अपनी मदर के सपने को और अगले लेवल पर लेकर जाने लग रहा है। ये मेरी स्टोरी थी, मैं सेलेक्ट हो गया था, ये स्टोरी बढ़िया थी। ठीक है, उनको सही लगी, बढ़िया इन द सेंस उनको सही लगी और मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था। तो मैंने आपको क्या समझाया कि पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है उसी के इर्द गिर्द की स्टोरी बनाइएगा, कहीं तीसरे ही परलोक की स्टोरी मत लिखिएगा। ये तो ही स्टोरी की बात। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। अच्छा, जब आपको स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाएगा 10 लोगों के ग्रुप में, सबसे मेन बात जो है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, बुलंद आवाज में बोलेंगे, क्लियर आवाज में बोलेंगे, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बहुत खराब इंग्लिश होगी बात नहीं बन पाएगी। सुन लीजिए, साफ सी बात है, एसएसबी कंप्लीटली इंग्लिश डोमिनेंस होता है, हिंदी में वहां पर कुछ भी नहीं चलता है। किसी को शक हो जाके ट्राई कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। उसके बाद आप स्टोरी, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली स्टोरी बोली। अच्छा, आपने जो पेज के ऊपर स्टोरी लिखी थी उससे थोड़ा बहुत अलग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेज पे लिखा था वही सेम बोलना है, स्टोरी सेम रहनी चाहिए। एक आध लाइन अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं, नॉट ए वेरी बिग इशू। और जो मैंने ऑब्जर्व किया था, तो जो वहां पे एक्सेसर होते हैं उनके पास वो आपकी शीट्स नहीं होती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। मैंने तो देखा नहीं वहाँ पे शीट उसके पास, उनके पास नहीं थी। वो अपनी अलग ही शीट के अंदर वो लोग मार्किंग करने लग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आप लोगों को सबको एक साथ स्टोरी को डिस्कस करने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे ही वो आपको स्टोरी को डिस्कस करने के लिए बोलेंगे, वहां पे पूरा मछली बाजार सा बन जाएगा। सब चै 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 करने लग जाएंगे, सब, मतलब कोई भी रुकेगा ही नहीं। मतलब आप भी बोलने लग जाएंगे, चेस्ट नंबर 1B 2B 3B सब बोलने लग जाएंगे। अब यहां पे ध्यान देने लायक बात यह होती है कि आप अनावश्यक रूप से सिर्फ अपनी आवाज को वहां पर बुलंद करने के लिए कुछ भी मत बोलिए। मैं अपना बता रहा हूं, मैंने उस मछली बाजार में, जो पूरा मछली बाजार सा बना हुआ था जहां पे कोई किसी की सुन नहीं रहा था, हर कोई बस अपनी अपनी बोलने में लगा हुआ था, वहां पे मैंने अपने वैलिड 3-4 पॉइंट रखे थे। बस आराम से शांत आवाज में, कोई किसी की आवाज को मैंने दबाने की कोशिश नहीं की कि भाई कोई और बोलने लग रहा है उसके बीच में इंटरप्ट करके मैं उसको दबा के अपनी आवाज बोलने की कोशिश करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। आप अपने वैलिड पॉइंट रखिए, बढ़िया तरीके से रखिए, एक सेंसिबिलिटी के हिसाब से रखिए। जरूर, मतलब जब आपको पता है कि आपके बगल वाला लड़का कुछ बोलने लग रहा है, उसी के बीच में इंटरप्ट करके ऐसा मत बोलिए। आप परमिशन भी ले सकते हैं, काइंड ऑफ आप हाथ उठा सकते हैं, आप उंगली उठा सकते हैं, ऐसे हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं दैट आई वांट टू पुट माय पॉइंट्स। ठीक है, तो एक सेंसिबिलिटी के साथ आप ग्रुप डिस्कशन करिए, औरों को मत देखिए। आप ये मत देखिए कि वो डोमिनेट करने लग रहा है ग्रुप को, वो ग्रुप का पूरा लीडर दिखने लग रहा है, तो जो ग्रुप में लीडर दिखने लग रहा है वही सेलेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ही एक डिसेंसी के साथ अपने पॉइंट्स रखने लग रहा है वो सेलेक्ट होगा, ये मुझे लगता है। और वैलिड पॉइंट्स, और बार बार मत बोलिए। एक बार आपने बोल दिया, आपको लगा कि लोगों ने सुन लिया, दैट्स इट। अब ये नहीं कि मैं एक बार फिर सुना दूं इनको, मैं दोबारा फिर सुना दूं, मैं तीसरी बार फिर सुना दूं, कोई और बोलने लग रहा है उसको बोलने का मौका ना दूं, मैं ही बोलता रहूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन पूरा हो जाएगा, 1-2 मिनट ही देंगे वो आपको। ग्रुप डिस्कशन पूरा होने के बाद वो लोग बोलेंगे कि आप में से कोई एक व्यक्ति अपनी जो पूरी ग्रुप की स्टोरी है उसको कंक्लूड करके सुना दे। तो मैं ये बोलूंगा, जब तक कि पूरा ग्रुप आपको नॉमिनेट नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को नॉमिनेट मत करिएगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं, खुद ही अपने आप को नॉमिनेट कर लेते हैं कि भाई मैं स्टोरी नरेट करना चाहता हूं,
खड़े हो जाएंगे खुद ही। अब जब आप खड़े हो जाएंगे तो कोई और आपको मना भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है वहाँ पे कि बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, तुम्हें स्टोरी नरेट नहीं करनी है, ऐसा मत करिएगा। मैं ये कहूँगा आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको अपनी स्टोरी पे यकीन है, अपने नरेशन पे यकीन है, अपने ग्रुप डिस्कशन पे यकीन है, तो अब आराम से बैठिए, शांति से बैठिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रुप में जो व्यक्ति स्टोरी नरेट कर रहा है वो सेलेक्ट होगा और आप नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ग्रुप में जिस बंदे ने स्टोरी नरेट करी थी, उसने क्या किया, उसने खुद की स्टोरी को ही फाइनल स्टोरी बना के सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि जो मेरी स्टोरी है मैं मानता हूं वही स्टोरी सही है और वही मैं तो ग्रुप की स्टोरी के हिसाब से की तरफ से उसको फाइनल रख देता हूं। वो सेलेक्ट नहीं हुआ, ध्यान से सुन लीजिए, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। हमारे ग्रुप में 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे जीडी के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर। हम दोनों में से किसी ने अपनी स्टोरी को फाइनल स्टोरी बनाने की कोशिश नहीं करी, ना ही हमने ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश करी। हमने एक सेंसिबिलिटी के साथ अपने पॉइंट रखे, दैट्स इट, हमारा काम हो गया था। तो ये स्क्रीनिंग के अंदर होता है, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये सब चीजें होने के बाद जब सबका स्क्रीनिंग पूरा हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन पूरा हो जाएगा, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो लोग रिजल्ट लेके आ जाएंगे और रिजल्ट बोल देंगे ये चेस्ट नंबर स्क्रीनिंग होते हैं और बाकी सारे आउट हो जाते हैं। तो जो स्क्रीनिंग होंगे उनको वहीं रोक लिया जाएगा और जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे उनको पहले दिन ही घर वापस भेज दिया जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट मिला था, उसके बाद लंच भी देंगे। लंच देने के बाद आपको वही लोग अपनी बसों में या तो स्टेशन तक छोड़ के आएंगे या कई बार टीसीपी तक, मतलब गेट तक भी छोड़ देते हैं, आगे खुद से जाना होता है। तो जो बच्चे स्क्रीनिंग हो जाएंगे उनको रोक लिया जाएगा। उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू होगी। डॉक्यूमेंटेशन में एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो जिसमें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो पीआईक्यू फॉर्म नेट के ऊपर अवेलेबल होता है, आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीआईक्यू फॉर्म को आप पहले से ही भर के ले जाइए अपनी कॉपी पे, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से भरनी है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वो लोग आपको बता देंगे। शाम तक डॉक्यूमेंटेशन होता रहता है। शाम को उसके बाद आपको डिनर करवा के अपने अपने रूम्स में हॉस्टल में भेज दिया जाता है ग्रुप के साथ और आप लोग सो जाते हैं और अगले दिन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अगले दिन का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो डे वन आपका क्या हुआ, स्क्रीनिंग हुआ। तो जो बच्चा स्क्रीनिंग हो गया, मतलब स्क्रीनिंग में पास हो गया, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेज की बात करता हूँ जो कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। इसके बारे में भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे, वो भी क्लियर करने ज़रूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डे 2 साइकोलॉजी टेस्ट क्या होगा भाई, सुबह 4 बजे उठा देंगे आप लोगों को, 5-5:15 बजे तक तैयार होना होगा। 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना होगा और 7 बजे आपको एक हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में पहुंचना रहेगा जहां पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। हमारा साइकोलॉजी टेस्ट वहीं हुआ था जहां पे हमारा स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था, जो स्क्रीनिंग का पीपीडीटी हुआ था वहीं पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला क्या रहता है, साइकोलॉजी टेस्ट 4 टेस्ट की एक सीरीज होती है। सबसे पहला क्या होता है, टीएटी, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म मुझे नहीं पता इसकी क्या होती है, लेकिन इसको टीएटी बोलते हैं। बेसिकली हम तो स्टोरी ही बोलते हैं, कुछ ऐसा अलग से कुछ होता नहीं है, इसके अंदर स्टोरीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, आपकी 12 पिक्चर्स आएंगे। अब बच्चों को एक डाउट रहता है अक्सर कि 12 पिक्चर एक साथ आएंगे या 1 बाय 1 आएंगे। भाई 12 पिक्चर 1 बाय 1 आएंगे, एक एक करके आएंगे। मतलब क्या होगा, आपको सबसे पहले एक फोटो दिखाई जाएगी 30 सेकंड तक दिखाई जाएगी, 4 मिनट आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होगी। ये सेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पीपीडीटी होता है, लेकिन पीपीडीटी में आपको अलग इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कि कौन मेन कैरेक्टर है, मेल है, फीमेल है, एज क्या है। ऐसा इसमें कुछ नहीं देना होता, सीधा स्टोरी लिखनी होती है। कुछ नहीं, कोई एक्शन ऑफ द स्टोरी कुछ नहीं बताना, सीधा स्टोरी लिखनी है। फोटो दिखाएंगे, 30 सेकंड ऑब्जर्व करो, 4 मिनट अपनी स्टोरी लिख दो। घर से कोई भी स्टोरी बना के सोच के मत लेके जाना, बस एक स्टोरी बना के लेके जानी है, वो मैं बताऊंगा क्यों बना के लेके जानी है। जब आप वहाँ पे फोटो देखोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टोरी पढ़ के गया था। कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे, वो स्टोरी आपके दिमाग में आएगी ही नहीं जो स्टोरी आप बना के लेके गए हैं। फोटो देखते ही अपने आप एक स्टोरी आएगी। दोबारा से एक चीज़ ध्यान रखना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों का अगर आप जिक्र कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है, फ्यूचर में ऐसा है। 100 वर्ड की एक स्टोरी लिखनी होती है, 4 मिनट 100 वर्ड, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टोरी
ऑब्वियस सी बात है, अच्छी होनी चाहिए, जो आपके मन में आए आप उसको लिखिए, ठीक है, कुछ भी अलग से बनाने की कोशिश मत करिए। बस मैंने बताया उसकी भूमिका ऐसी रखिए कि वो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी हो और उसके फ्यूचर में भी इंपैक्ट पड़े, ठीक है। नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव बना दीजिए, पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव बना दीजिए, न्यूट्रल बन रही है, न्यूट्रल बना दीजिए, जैसा आपका मन करे वैसा बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक बार जैसे ये टेस्ट शुरू हो गया TAT आपका, ये लगातार चलता जाएगा। फोटो 1 आएगी, 30 सेकंड रुकेगी, 4 मिनट स्टोरी, बजर बजेगा, फोटो 2 आएगी, 30 सेकंड रुकेगी, 4 मिनट स्टोरी, 12 स्टोरी ऐसे लगातार चलती जाएंगी। तो ये काफ़ी एक हेक्टिक सा प्रोसेस होता है, फोटो स्टोरी, फोटो स्टोरी, फोटो स्टोरी, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है थोड़ी सी, दिमाग में थक सा जाता है दिमाग, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, उस यूनिफॉर्म के बारे में सोचते रहिए, जो यूनिफॉर्म आपको मिलने वाली है उस पेपर को क्लियर करने के बाद, तो वो जो यूनिफॉर्म है वो आपका मोटिवेशन है, देश की सेवा करनी है, ये आपका मोटिवेशन है, अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, शहर का गर्व आपको बनना है, प्राइड आपको बनना है, ये आपका मोटिवेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 12वीं फोटो होगी, जो 12th फोटो होगी, वो एक ब्लैंक स्लाइड होगी, ब्लैक बिल्कुल, तो उसमें आपको कुछ दिखाया नहीं जाएगा, उसमें आपका जो मन करे आप वो स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये वाली एक जो स्टोरी है ये आप पहले से घर से बना के ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर आप वहीं बैठ के कुछ भी सोच के लिख देना, आप वहाँ पहुँचे, स्क्रीनिंग हुए, बच्चों से मिले, शाम को बच्चों के साथ रहे हॉस्टल में, 70 तरीके की चीज़ें और दिमाग में आएंगी। आप ट्रैवल करके गए, ट्रैवल के दौरान कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, आप उसके ऊपर आप एक स्टोरी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी बना के भी ले जाएंगे स्टोरी, तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर वो लोग एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ये किसी को नहीं पता, इसलिए जो आपके मन में विचार आए आप उस पर स्टोरी बना दीजिए। कैरेक्टर का नाम दीजिए, उसको एक मेन कैरेक्टर के रूप में रखिए, बाकी कैरेक्टर भी ऐड कर लीजिए, पेरेंट्स ऐड कर लीजिए, ब्रदर ऐड कर लीजिए, फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए, कोई सोसाइटी ऐड कर लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐड कर लीजिए, आर्मी को कर लीजिए अगर आर्मी की फोटो दिखाई दे रही है तो इस प्रकार से आप स्टोरीज बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अच्छा ये आपका TAT पूरा हो गया, 1 घंटे करीब का रहेगा ना, 12 चौक 48, 12 स्टोरी लिखनी है, 4-4 मिनट, 12 चौक 48 और 30 सेकंड के लिए दिखाई देगी, 6 मिनट ये हो गए, यानी टोटल ड्यूरेशन इस टेस्ट की कितनी होती है, 54 मिनट होती है। 54 मिनट होने के बाद 5-7 मिनट का गैप आपको देंगे, 5-7 मिनट के गैप के जस्ट बाद आपका ये दूसरा टेस्ट हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपको 1 बाय 1 60 वर्ड दिखाए जाएंगे, जो कि 15 सेकेंड के लिए आपके सामने रहेगा। जैसे हमारे केस में इस बार एक वर्ड आया था चार्म, CHARM, चार्म, ये ठीक है। जैसे ही स्क्रीन पे आया चार्म, तो वो 15 सेकंड तक रहा। उसी 15 सेकंड के अंदर आपको वर्ड को देख के उसके ऊपर एक लाइन बनानी है। जैसे चार्म के ऊपर मैं एक लाइन बना देता कि आर्मी यूनिफॉर्म हैज इट्स ओन चार्म, समझ पा रहे हैं, या देयर इज नथिंग लाइक द चार्म ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म, मतलब एक फौजी की वर्दी से ज्यादा चार्म किसी भी चीज में नहीं है। आप, मैंने ये लाइन बना दी, कोई और लाइन बना देगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी एक अलग ही चार्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक सेंटेंस बनाइए, आपको एक लाइन बनानी होगी। जैसे एक वर्ड आया था क्यूरियोसिटी, तो मैंने जैसे उसके ऊपर एक लाइन बना दी थी कि क्यूरियोसिटी लीड्स यू टू द नॉलेज, जिज्ञासा आपको ज्ञान की ओर ले जाती है, ठीक है। जैसे एक और वर्ड आया था ब्रेक, ये मुझे याद आ रहा है, एक ये वर्ड आया था ब्रेक, तो ब्रेक के ऊपर मैंने बनाया था वी शुड नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। आप कुछ भी बना सकते हैं उसके ऊपर, है ना, जो आपके मन में आए आप वो बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए बुक्स आती हैं, आप लोगों के पास होंगी भी, आप लोग खरीद भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 200-250 रुपए की बुक आ जाती हैं, तो उसके अंदर वर्ड्स गिवन होंगे और सारे वही वर्ड्स आते हैं, ज़्यादातर बहुत कॉमन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के देखिए घर पे बैठ के। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, समझ पा रहे हैं, अर्थ इज ब्यूटीफुल, है ना, कश्मीर इज ब्यूटीफुल, मतलब कुछ भी, केरला इज ब्यूटीफुल, या आपको अपना लगे माय होम इज ब्यूटीफुल, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे आप वो लिखिए।
कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने केरला इज़ ब्यूटीफुल लिखा था तो वो सेलेक्ट होगा और कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल लिखा था वो सेलेक्ट नहीं होगा, या कश्मीर और केरला वाले दोनों सेलेक्ट होंगे, होम इज़ ब्यूटीफुल लिखा था वो नहीं सेलेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में जो आए आप वो उठा के बना दीजिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 60 वर्ड्स आते हैं 15-15 सेकंड के लिए रहते हैं, 15 सेकंड में लिखना होता है, ये बहुत एक फास्ट प्रोसेस होती है। अच्छा, इसमें एक और डाउट रहता है बच्चों को कि 60 के 60 वर्ड्स पूरे करने ज़रूरी हैं क्या? भाई हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने 50 बहुत अच्छे वर्ड लिखे हैं, 10 नहीं लिख पाया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है किसी ने 60 के 60 वर्ड्स लिखे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी है कि जो वो 50 वर्ड्स लिखे हैं वो उनको किस प्रकार का आइडिया आपका देते हैं, और जिस प्रकार का आइडिया आपके बारे में वो असेसर को देने लग रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को देने लग रहे हैं, उसको वही आइडिया चाहिए था या नहीं चाहिए था। वरना आप 60 के 60 लिख दो और वो आइडिया उसको चाहिए ही नहीं था, वो क्वालिटीज़ उसको चाहिए ही नहीं थी जो उसने वर्ड WAT से देखी, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे नंबर पे SRT। SRT क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होगा, आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसके अंदर 60 सिचुएशन होंगी और उनका सॉल्यूशन आपको एक आंसर शीट में लिखना होगा। इसके लिए टोटल आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी एक सिचुएशन के लिए आपको आधा मिनट का समय दिया जाएगा, 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। बेसिकली कैसी सिचुएशन होती है, जैसे कि हमारी पहली सिचुएशन थी कि आप साइकिल से किसी जगह पर जा रहे हैं और बीच में एक नाला आ गया और आपने देखा नाले का जो ब्रिज है वो टूटा पड़ा है, लेकिन आपको नाला पार जरूर करना है, तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में जो भी आए कि मैं इस प्रकार से वहां पर मतलब काइंड ऑफ पड़ी हुई लकड़ियों को जोड़कर मैं एक छोटी सी नाव बना लूंगा, या मैं वहां पर कोई अगर नाव अवेलेबल होगी, कोई मछुआरा होगा, कोई भी फिशरमैन होगा, मैं उसकी हेल्प से उसको पार कर लूंगा, या इस प्रकार का आप जो भी आपके माइंड में आए आपको सिचुएशन बनानी होती है। अगेन यहाँ पर भी एक बच्चों के मन में अक्सर एक डाउट रहता है कि 60 की 60 सिचुएशन पूरी करनी जरूरी है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे ग्रुप में जो 4 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जो रिकमेंड हुए हैं, उन्होंने 60 में से किसी ने 32, किसी ने 35, किसी ने 40 इतनी सिचुएशन पूरी करी हैं। पूरे हमारे ग्रुप में शायद सिर्फ एक ही बच्चे ने 60 की 60 सिचुएशन पूरी करी थी और अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये भी कोई बात नहीं है कि उसने 60 पूरी कर दी तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ, कम करी है तो वो सेलेक्ट हो गया। मतलब क्वांटिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी का लेना देना है। जो आपने सॉल्यूशन लिखा है, जो प्रॉब्लम आपके अंदर सिचुएशन आपके सामने दी गई है, आपने जो उसका सॉल्यूशन लिखा है वो कितना इफेक्टिव है, बस ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये भी बुक्स में दी होती हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो सिचुएशन है, वहाँ पे बैठ के आपके दिमाग में जो भी आएगी आप तो वही लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे एक सिचुएशन हमारे सामने आई थी कि आप और आपके फादर कहीं पर जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी आपको जाना है, कहीं पर किसी जगह पर पहुँचना है, ट्रेन पकड़नी है, फादर का पैर फिसल गया और उनकी बैक में काफ़ी मोच आ गई, एक प्रकार से दर्द है काफ़ी ज़्यादा, जबकि आपको ट्रेन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर आप लिख देंगे कि आप अपने फादर को एक ऑटो या फिर एम्बुलेंस बुला लेंगे, या फिर ऑटो करके आप उस डायरेक्शन में किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में रेलवे स्टेशन है, और वहाँ जाके आप हॉस्पिटल में एक प्राथमिक उपचार अपने फादर को दिलवाएंगे और दवाई दिलवा देंगे हल्की फुल्की जो भी है, दर्द कम हो जाएगा, वहाँ से निकल के आप स्टेशन चले जाएंगे और आप अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी सॉल्यूशन आपको लिखना है वैसा सॉल्यूशन आप लिखिए वहाँ पर। उसके बाद चौथा नंबर क्या आता है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन। 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, इसके अंदर 5 पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं। क्या क्या होते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, और भविष्य में फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, कैसा एक इंसान बनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे पहला पेरेंट्स का ओपिनियन, दूसरा टीचर्स का ओपिनियन, तीसरा फ्रेंड्स का ओपिनियन, चौथा अपना खुद का ओपिनियन अपने बारे में, और पांचवा आप अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसको भी, जो ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, इसकी भी तैयारी आप घर से करके ही चले जाइए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि लिखना तो सेम वहीं जाके वही है आपको। आज आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो 10 दिन में तो कोई बदलने वाला है नहीं, इतनी 20-25 साल की ज़िंदगी हो गई आपकी, उसी के आधार पे आप लिखेंगे। कुछ अच्छा
6-7 लाइन का सोचिए, अच्छा इन द सेंस सच्चा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं और आप वहाँ पे लिख देंगे कि मैं तो पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ और मेरे घर वाले भी यही सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, कल को जाके इंटरव्यूअर में जाएंगे आप, इंटरव्यूअर के सामने जाके आपकी पोल खुल जाएगी, तो ये दिक्कत है। कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। आपने जो यहाँ पे लिखा है, स्टोरी में जो बनाया है, WAT में जो लिखा है, SRT में जो लिखा है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो आपने लिखा है, जैसा आप GTO में परफॉर्म करेंगे और जो आप इंटरव्यू में बताएंगे, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी ही आपको वहाँ पर लिखनी होती है, वैसी ही आपको दिखानी होती है। आपका तो ज़िंदगी में एक ही दोस्त है, तो आप उस एक ही दोस्त के बारे में लिखिए। आपके तो 10 दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो आप उन 10 दोस्तों के हिसाब से लिख दीजिए। अब आपने मान लीजिए आपका दोस्त है एक और आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों की तरफ से 4 दोस्तों के हवाले से उठा के कुछ कुछ लिख दिया, बाद में इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर पूछेगा आपके दोस्त कितने हैं, वहां पे आपके मुंह से निकल गया मेरा तो एक ही दोस्त है, जबकि वहां पे आपने 4 बता रखे हैं, तो वो कंट्राडिक्टरी हो गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जहां पे कंट्राडिक्शन आया वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपना जो ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन है इसको भी तैयार करके ले जाइए, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स का अच्छे से सोचिए बैठ के, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके टीचर का आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपके दोस्तों का आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका खुद का आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप अपने फ्यूचर में अपने आप को किस जगह पर देखते हैं। बैठिए आराम से, कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए और 5 पैरे ऐसे लिख दीजिए और उसका रट्टा मार के जाइए, जाके वहाँ पे वही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना वही है वहाँ पे जाके आपको। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका साइकोलॉजी टेस्ट। पहले दिन पहुँचते हैं, स्क्रीनिंग होता है, शाम तक डॉक्यूमेंटेशन करवा के ख़त्म कर देते हैं। अगले दिन सिर्फ साइकोलॉजी टेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। सुबह 8 बजे के करीब ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और 11 बजे के करीब ये खत्म हो जाता है आपका, कभी कभी 12 बज जाते हैं, ठीक है। देखिए ना क्या है, 1 घंटे का ये है सारा ही आपका, 15 मिनट का ये है, 30 मिनट का ये है और 15 मिनट का ये है, तो कुल मार के 2 से 2.5 घंटे बनने लग रहे हैं। बीच बीच में 5-5 मिनट का गैप कर लो, 10-10 मिनट का गैप कर लो, तो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। में मैक्सिमम 11 से 12 बजे तक आपको फ्री कर देंगे। 11 से 12 बजे फ्री होने के बाद आप लोग जाएंगे रूम में, चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद लंच करने चले जाएंगे। लंच करके उस दिन पूरा दिन आप फ्री रहेंगे। डे 2 में इवनिंग में आप पूरा क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे की प्रोसेस पे। इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। डे 3 और 4 इसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि इसके जो ये टास्क हैं ये एक साथ ही चलते हैं। उसके बाद क्या किसकी बारी आती है भाई, उसके बाद बारी आती है GTO की, ठीक है, ग्राउंड टास्क ऑफिसर, या ग्रुप टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, या ग्राउंड टास्क भी बोल देते हैं, जैसे भी आप बोले, GTO बोले जाते हैं ज़्यादातर। तो इसके अंदर क्या क्या होता है देख लो ध्यान से एक बार, उसके बाद हम 1 बाय 1 सबकी बात करेंगे, ठीक है। एक तो होगा इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन, बताऊंगा कैसा होगा। नेक्स्ट होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तीसरा होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। चौथा हाफ ग्रुप टास्क। 5वां स्नेक रेस या ऑब्स्टिकल रेस भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या होगा, लेक्चरेट। नेक्स्ट क्या होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। इन सबको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कभी आप सोचे कि बस नाम बता दिया, इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या क्या होता है। मैंने आगे पूरी स्लाइड में बनाया हुआ है, हर एक चीज़ में बताऊंगा आपको। बस आप यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, 9 है, इस 9 में 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 4 तक ये तो ग्रुप डे 3 पे हो जाते हैं, तीसरे दिन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 6 से लेके 9 तक या कई बार 5 से लेके 9 तक ये डे 4 पे हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली तीसरा दिन और चौथा दिन आपका GTO के साथ गुजरने वाला है, ठीक है। सुबह सुबह ही आपको ले जाएंगे। अच्छा, इसकी ड्रेस होती है वाइट टी-शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, वाइट सॉक्स, वाइट शूज़, और अगर अंदर बनियान पहनी है तो वाइट कलर की ही, ठीक है। कई बच्चे कई बार इस कोड को नहीं भी फॉलो करते हैं, कुछ अलग कलर का भी लेके चले जाते हैं, बट प्रेफरेबली वाइट ही होना चाहिए, तो आप भी वाइट ही लेके जाइएगा। 1 सेट ले जाएंगे तो भी काफ़ी है, 2 ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट डे में कई बार कई बच्चों का
कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ टास्क करने में जो शॉर्ट्स और जो टी शर्ट होती हैं वो गंदी भी हो जाती हैं कई बार। बच्चे जाके हॉस्टल में 2 भी लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। 2 ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, सफ़ेद कलर की टी शर्ट, सफ़ेद कलर के शॉर्ट्स, सफ़ेद कलर की ही जुराब, सॉक्स और सफ़ेद कलर के ही जूते, ये बस इसका सिंपल सा ड्रेस कोड होता है। इसके अलावा हाथ में कोई घड़ी नहीं पहन के जाना है, पेन लेके जाने होते हैं, 2 पेन लेके जाने होते हैं ब्लू कलर के, ठीक है। ब्लैक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले होगा ग्रुप डिस्कशन, फिर होगा ग्रुप प्लानिंग, फिर होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और फिर होगा हाफ ग्रुप टास्क। अब इसके बाद ये स्नेक रेस जो रहती है, हाँ ये भी पहले दिन पे हो ही जाती है ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्नेक रेस। और अब ये जो बाकी बच गया, लेक्चरेट, इंडिविजुअल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, इसमें से कुछ टास्क अगले दिन करवा लेंगे, कुछ टास्क हो सकता है उसी दिन करवा लें। मान लो ऐसा लग रहा है कि अगले दिन बारिश होने की संभावना है, तो वो हो सकता है आपके जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है ये उसी दिन करवा लें, क्योंकि अगले दिन बारिश में क्या पता वो ना करवा पाए, तो ये उसी दिन करवा लेते हैं। या लगता है मौसम साफ है तो अगले दिन करवा लेंगे। तो टोटल 9 है, 9 में से 5 4 या 4 5, कोई 4 पहले दिन करवा लेगा, 5 दूसरे दिन करवा लेगा, 5 पहले दिन करवा लेगा तो 4 दूसरे दिन करवा लेगा। अब मैं इनको 1 बाय 1 आपको बताता हूं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला आपके अंदर आ गया भाई, आपके सामने आ गया भाई ग्रुप डिस्कशन। सुनिए ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आप जैसे मान लीजिए हमारे बैच में क्या हुआ था, 21 बच्चे थे, 21 बच्चों को 7-7 के ग्रुप में 3 ग्रुप में बांट दिया गया और वहाँ पर 3 जीटीओ थे। तो ग्रुप 1 एक जीटीओ के साथ चला गया, ग्रुप 2 दूसरे जीटीओ के साथ और ग्रुप 3 तीसरे जीटीओ के साथ। मैं ग्रुप 3 में था, तो सबका अलग अलग जीटीओ हो गया, अब सबका अलग अलग टास्क चलेगा। तो अब आप पहले ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को भूल जाइए, अब आप तीसरे ग्रुप में आ जाइए। मतलब मैं तीसरे ग्रुप में था तो मैं तीसरे ग्रुप की बात करूंगा। तो आप अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, आप पहले और दूसरे के साथ आपका कोई जीटीओ नहीं होने वाला, बस एक वो जो स्नेक रेस होगी वो होती है, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं होती है, उनकी अलग, आपकी अलग और दूसरे ग्रुप की अलग होती है, लेकिन होती एक साथ ही है ऑलमोस्ट, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्या होगा ग्रुप डिस्कशन में, जो जीटीओ रहेगा, जैसे आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है जरूर, तो आप ये मान के चलिए कि जो इधर बैठे हुए हैं ये आपके जीटीओ हैं और ये जो आपके हैं ये सारे टीम मेंबर्स हैं और ये चेस्ट नंबर आपने पहने हुए हैं, इसी से आपकी पहचान होती है, इसी से आपका रिकमेंडेशन मतलब आपका इंट्रोडक्शन होता है, इसी से आपको एक दूसरे को बोलना होता है। नाम नहीं लेना होता है किसी का, राम श्याम मोहन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना होता, या कोई निक नेम बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलना होता, सिर्फ चेस्ट नेम। अगर आपको बोलना है किसी को चेस्ट नंबर 15, चेस्ट नंबर 16, चेस्ट नंबर 19, ऐसे करके बोलना होता है, ठीक है। तो जीटीओ क्या करेगा, आपको 2 टॉपिक देगा, बोलेगा इन दोनों में से कोई सा एक टॉपिक आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, मेजॉरिटी जिसकी होगी वो टॉपिक माना जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब अपने अपने पॉइंट्स रखिए, ठीक है। तो क्या है, टॉपिक तो डिसाइड हो जाएगा भाई, 7 लोग हैं, 4 लोग जिस टॉपिक को बोलेंगे वही टॉपिक डिसाइड होगा। इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे ग्रुप में से एक बच्चा रिकमेंड हुआ, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो एक बच्चा रिकमेंड हुआ वो कहीं पे भी ग्रुप को ग्रुप डिस्कशन में डोमिनेट नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वही लीडर दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे एक जो मिसकंसेप्शन है वो टूटता है कि आपको जीडी में ग्रुप डिस्कशन में लीडर बनना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल एक टीम मेंबर बन के रहिए, अपने पॉइंट्स रखिए, शांति से रखिए, किसी और के पॉइंट्स को काटने की कोशिश मत करिए, किसी और को दबाने की कोशिश मत करिए। आराम से, प्यार से, एक डिसेंसी के साथ, एक शालीनता के साथ अपने पॉइंट्स रखिए। जो ये जीटीओ बैठा हुआ है, ये जो पीछे आपके जीटीओ जो बैठे हुए हैं, ये सबको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी अपने दिमाग में एक बात मत लाइएगा कि मैं चेस्ट नंबर 20 हूं तो 15 16 17 18 19 21 22 ये तो बहुत कुछ बोलते जा रहे हैं और मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, ये मेरी बात को सुनने नहीं लग रहे हैं, ये मेरी बात को मानने नहीं लग रहे हैं, या ये मुझे बात कहने नहीं दे रहे हैं। इग्नोर कर दीजिए उस चीज़ को, आप अपनी बात कहिए, दैट्स इट, ठीक है। एक अच्छे वे में आप अपनी बात बोलिए, किसी और को मत काटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर लेगा।
ठीक है। और जीटी जो ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक रहते हैं, जैसे इस बार हमारा था तो कोविड का था, कोरोना ही चल रहा है तो कोविड का ही होगा। चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है बाउंड्री पे वो भी था। तो करंट अफेयर का इशू रहता है, तो आप करंट अफेयर पढ़िए बढ़िया तरीके से, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी में न्यूज़ देखिए, उससे आपका काम आराम से चल जाएगा। अच्छे पॉइंट रखिए, बार बार मत बोलिए, सिंपल पॉइंट रखिए, अपने पॉइंट रख के चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा टाइम बक 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 करते रहेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे वैलिड 5 पॉइंट रखना बेहतर है कि बजाय 50 बेकार पॉइंट आप बोलते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे पॉइंट्स रखिए बस, ठीक है। तो ये जीडी हो जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन, ज़्यादा देर का नहीं होता, थोड़ी सी देर का होता है। 2 होते हैं, एक होता है उसके बाद एक और टॉपिक दिया जाता है, वो भी आपको करना होता है, मतलब सेम ही प्रोसेस उसमें भी फॉलो होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट का नाम क्या है? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल इस प्रकार से जीटीओ जो है वो आपको इस प्रकार से एक ये प्लेटफॉर्म टाइप दिखाएंगे और इसके ऊपर एक पूरा जो एक सिचुएशन बनी होगी कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस प्रकार से, जैसे ये बना लिया कि यहाँ से एक गांव का रास्ता आ रहा है, वहाँ से एक गांव का रास्ता आ रहा है, यहाँ पे एक जंगल है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेन की जो पटरी है वो गुजर रही है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक ढाबा है मान लीजिए, और आपका जो ग्रुप है उसको यहाँ से होके जाना है और यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन रास्ते में देखा कि ढाबे पे कुछ लोग जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं वो लूट रहे हैं, आपको उनको बचाना है। इधर जंगल में भी कुछ लोग घात लगाए बैठे हैं, इधर पुल टूट गया है, ट्रेन आने वाली है, आपको उसको भी ठीक करना है। तो जीटीओ आपको पूरी प्लानिंग समझाएगा, पूरी प्रॉब्लम समझाएगा। पहले तो ओरली समझाएगा, उसके बाद आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पर भी वही सेम लिखा होगा जो जीटीओ ने आपको समझाया होगा। उसको पूरा पढ़ने के बाद आपको एक पेज दिया जाएगा, सफ़ेद पेज दिया जाएगा। उसके अंदर आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स लिखिए उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपको उनको सॉल्व करना है। भाई प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4। पहले मैं इसको ठीक करूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और उसका पूरा ब्यौरा आपको लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट में लिखिए, पैरा बना के लिख दीजिए, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख दीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। उसको पूरे को लिखने के बाद जीटीओ आपसे वो ले लेता है और उसके बाद पूरा ग्रुप उसको डिस्कशन करने लग जाता है कि ग्रुप प्लानिंग को हम किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन सारे एक साथ बोलने लग जाएंगे, वहाँ पे दोबारा से वही एक प्रकार का भिंडी बाजार सा बन जाएगा। आपको नहीं बनाने देना है, कोशिश करनी है कि आपका ग्रुप एक कोऑर्डिनेशन में रहे, आप उनको कोऑर्डिनेशन में रखें, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, अपने अपने पॉइंट दें कि देखो भाई हम पहले यहाँ से जाएंगे, 2 लोग यहाँ चले जाएंगे, 4 लोग उधर चले जाएंगे, एक व्यक्ति को इधर भेज देंगे, एक को उधर भेज देंगे, एक को ट्रेन रोकने के लिए भेज देंगे, वहाँ पे जाके रेड सिग्नल देने के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या रहना होता है, आपको बैलेंस रहना होता है, आपको शालीन रहना होता है, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना होता है। आराम से शांति से अपने पॉइंट रखिए, ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर लेगा। ज़्यादा उछलने की, ज़्यादा चीखने की, चिल्लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं आपके टास्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रहता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब भाई टास्क के बारे में ज़्यादा समझने के लिए आप कुछ एक यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको टास्क क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको 3 तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, एक फट्टा दे दिया जाता है, एक बल्ली दे दी जाती है और एक रस्सी दे दी जाती है, और एक कोई ड्रम पकड़ा दिया जाएगा किसी प्रकार का, वो आपका एक प्रकार से आपको उसको कैरी करके दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो ये जैसे कि आपको फोटो में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, जो वाइट कलर होता है वो सबके लिए अलाउड होता है, जो ब्लू कलर होता है उस पर हम खड़े हो सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट नहीं रखे जा सकते, और रेड कलर होता है उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो होता क्या है, आपको पूरे ग्रुप के साथ मिलके एक प्लान तैयार करना होता है, जिसमें कि भाई हम यहाँ से एक ब्रिज बनाएंगे, वो ब्रिज वहाँ तक चला जाएगा, फिर वहाँ से हम आगे ऐसे चले जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। तो इसमें 4 स्टेज होंगी, 1, 2, 3,
4, आपको 1 के स्टार्ट लाइन पे खड़ा कर दिया जाएगा और आपको 4th के एंड लाइन तक जाना होगा। पहले आप पहले वाले को पूरा करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को और फिर चौथे को। और इसमें होता क्या है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाता है। पहला वाला आसान होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। अब इसमें भाई ध्यान रखने वाले पॉइंट जो मैं ऑब्जर्व करके लाया हूँ अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे वो ये हैं कि यहाँ पर भी आप ग्रुप का लीडर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। हर एक काम खुद ही भाग भाग के करने की कोशिश मत करिए। फट्टा भी आपने उठा लिया, बल्ली भी आपके हाथ में ही है, रस्सी भी आप ही बांध रहे हैं, मतलब हर जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। क्या करिए, जो स्टार्ट लाइन होती है उस पर खड़े होइए। स्टार्ट लाइन पे खड़े होके दूर से स्ट्रक्चर को देख के ऑब्जर्व करिए, कोई और क्या कर रहा है हटाइए उसको। पहले कोशिश करिए टीम को एक कोऑर्डिनेशन में लेके आने की। अगर नहीं आ रही है टीम कोऑर्डिनेशन में तो उसकी ज़्यादा चिंता मत करिए, आप अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। दूर से ऑब्जर्व करिए कि फट्टा यहाँ लगाएंगे, रस्सी को यहाँ बांधेंगे, बल्ली को यहाँ फंसा देंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आगे वहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बस आपने पहला प्लान देखा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं, ऐसा मत करिए। पहला प्लान देखने के बाद दूसरे प्लान को भी देखिए, दूसरे के बाद तीसरे को भी देखिए कि भाई मैं यहाँ तो पहुँच जाऊँगा, फिर उससे आगे कैसे जाऊँगा, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो उससे आगे कैसे जाऊँगा। तो आपको करना क्या है, अपने इनपुट्स देने हैं, अपना बोलना है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ रस्सी बांध सकते हैं, हम यहाँ फट्टा फंसा सकते हैं। अब वो टीम आपके जो सुझाए रास्ते हैं, जो सॉल्यूशन है, उनको ऑब्जर्व करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका जीटीओ है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको ये देख लेगा कि इस चेस्ट नंबर ने ये सॉल्यूशन दिया है और वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। आपकी टीम उस सॉल्यूशन को नहीं कर रही, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखेगा। तो दोबारा से शांति से आपको करना है, पहले ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं मचाना है, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचानी है कि मैं उठा के फट्टा रख दूं, ये करूं, ऐसा कुछ मत करिएगा। शांति से प्यार से करिए इन टास्क को। जितना आप कूल माइंड रहेंगे उतना सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते जाएंगे और जितने सॉल्यूशन आप बताते जाएंगे जीटीओ उसी आधार पे आपको अंक देता जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला क्या है, हाफ ग्रुप टास्क। बिल्कुल सेम होता है भाई, कुछ भी अलग नहीं होता, बस इसके अंदर एक ही ऑब्स्टेकल होता है आपका, मतलब एक ही स्टेज होती है, 4 नहीं होती, एक ही होती है। और इसमें करेंगे क्या, जैसे मान लो आपका 8 लोगों का ग्रुप है तो उसको 4-4 के ग्रुप में बांट देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 8 लोगों का ग्रुप है तो उसको 4-4 के ग्रुप में 2 ग्रुप में बांट देंगे और 4 लोगों को एक साथ कोई टास्क करके दिखाना होगा और दूसरे 4 लोगों को एक साथ हो सकता है वही टास्क करके दिखाना हो या कोई दूसरा टास्क करके दिखाना हो। जब पहला ग्रुप कर रहा होता है तो दूसरा ग्रुप उसको देख नहीं सकता, दूसरा ग्रुप कर रहा होता है जब पहला नहीं देखता, हालांकि पहला तो करके आ चुका है। ठीक है, इसमें भी सेम वही स्ट्रेटेजी अपनानी है, टीम वर्क करना है, अलग नहीं होना है, इंडिविजुअल नहीं होना है, टीम को सजेशन देने की कोशिश करनी है, ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि भाग भाग के आगे जा जाके मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने इनपुट्स दीजिए और अगर टीम आपको बोल रही है कि आप वहां खड़े हो जाइए, आप यहां चले जाइए काइंड ऑफ, तो पूरी टीम अगर एक चाहती है तो फिर आप वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लीडर बनने की कोशिश मत करिए कि टीम तो जा रही है आपकी नॉर्थ में और आप जा रहे हैं साउथ में, ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शांति से दूर खड़े होके पहले प्लान को ऑब्जर्व करिए और अपनी टीम को भी आप यही बताइए कि गाइज आगे बढ़ने से पहले, मतलब जैसे अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है, बात समझ रहे हैं, अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है तो कम से कम 5 मिनट आप सोचने पे लगाइए, उसके बाद एग्जीक्यूशन तो हो ही जाएगा। जब आपने सोच लिया कि सॉल्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन तो हो ही जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जीटीओ आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे रस्सी बांध के दिखाओ ही दिखाओ, यहाँ से चल के दिखाओ ही दिखाओ, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। जैसे ही आप कोई सॉल्यूशन बताएंगे कि सर हम यहाँ पे रस्सी बांध लेंगे, सर यहाँ से फट्टा वहाँ रख देंगे, इससे वहाँ ये चला जाएगा, जब हम सारे उधर चले जाएंगे तो हम बाद वाले को भी ले आएंगे, तो जैसे ही जीटीओ को लगेगा कि ये सही सॉल्यूशन है, बच्चों ने अच्छा सॉल्यूशन बताया है, सबने कोऑर्डिनेशन से किया है, वो बोल देगा हो गया आपका टास्क कंप्लीट है, आप जाइए बैठिए।
ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा रस्सी बांध के दिखाओ, मैं तो नहीं मानता, ऐसा नहीं बोलेगा। जो सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा वो खुद ही बोल देगा कि दिस इज नॉट फिजिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। हाफ ग्रुप टास्क का मतलब क्या है? ग्रुप को दो हाफ हिस्सों में बांट के आपसे एक टास्क करवाया जाता है। टास्क सेम ही होता है, सेम इन द सेंस वो नहीं होता जो प्रोग्रेसिव में था उसके जैसे ही होते हैं, सारे टास्क वैसे ही होते हैं। फट्टा, बल्ली, रस्सी, सबका इसी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है स्नेक रेस। इसके अंदर मैंने स्नेक रेस की सिर्फ 2 ही फोटो लगाई हैं, लेकिन इसके अंदर 6-7 तरीके के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एक बड़ी सी रस्सी सी दे दी जाती है, जिसको स्नेक बोला जाता है, वो उसको एक स्नेक के रूप में बांध दिया जाता है। तो आपको आपकी पूरी टीम को, मान लीजिए आपके टीम में 7 मेंबर हैं, पूरी टीम को वो स्नेक जो है वो होल्ड करना है। और अलग अलग ऑब्स्टिकल आएंगे, जैसे दीवार चढ़ना है, इसके अंदर से घूम के 8 बनाना है, ऐसे निकलना है, ऐसे ऐसे 7-8 ऑब्स्टिकल आते हैं आपके सामने, काफ़ी ऑब्स्टिकल होते हैं। और पूरी टीम को एक साथ आगे बढ़ना होता है और 2-3 टीमों का आपस में कंपैरिजन होता है और आपको सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचना होता है। इसमें एक रूल होता है कि जब भी आप किसी ऑब्स्टिकल पे चढ़ रहे हैं, जैसे ये दीवार आप देख पा रहे हैं, ये दीवार पे चढ़ रहे हैं, तो जब दीवार पे आप चढ़ रहे होंगे तो वो जो स्नेक है वो कम से कम 3 मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए। जो वो स्नेक है वो कम से कम 3 मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए। और जब आप ग्राउंड पे चल रहे हैं, मतलब आपने ये दीवार कूद ली, दीवार कूदने के बाद आप अगले ऑब्स्टिकल की ओर बढ़ेंगे, तो उस समय पे पूरी टीम के हाथ में वो स्नेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दीवार कूद ली और आप आगे भाग गए टीम को छोड़ के, और स्नेक भी बाढ़ में गया, टीम भी बाढ़ में गई और आप आगे भाग गए। नहीं, फिर तो बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव पॉइंट है। ये टीम वर्क है, ये टीम का टास्क है एक प्रकार से। तो पूरी टीम के साथ रहना है आपको टीम को हेल्प करनी है। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मुझे बाकियों को आगे बढ़ने में, उनका हाथ खींचने में, दीवार चढ़ने में हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे पहले दीवार चढ़ के बैठ गया, मैं सबसे पहले आगे कूद गया, मस्त अपना आगे जाके खड़ा हूं, बाकी टीम पीछे स्ट्रगल कर रही है, कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। सपोर्ट करना है, कोऑपरेशन की भावना आपको लेके आनी है अपनी टीम के अंदर, और रूल नहीं तोड़ना है। रूल क्या बताया? जब किसी ऑब्स्टिकल पे चढ़ रहे हो, 3 लोगों का हाथ स्नेक के साथ लगा होना जरूरी है। जब ग्राउंड पे चल रहे हो, पूरी टीम के हाथ में स्नेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर कहीं अलग ही गार्डन में घूम रहा है ना, तो वो रूल ब्रेक हो गया। और आपको अपनी टीम को बना के रखना है, रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये क्या होती है? स्नेक रेस होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मज़ा आता है इसमें। बहुत थक भी जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, कई बार चोट भी लग जाती है, कुछ खरोच भी आ जाती है हाथ पैरों पे, तो केयरफुली भी करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेक्चरेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चरेट में क्या होता है भाई? जो जीटीओ रहेगा वो आपको एक पेपर देगा, एक उस पेपर के ऊपर 4 टॉपिक लिखे होंगे, 1 2 3 4, जैसे लिखा हुआ है इंडियन पाक रिलेशनशिप, इंडियन यूएसए रिलेशनशिप, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, या चौथा लिखा हुआ है खाप पंचायत। तो उन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको 3 मिनट का एक लेक्चर देना होता है, जिसमें जो 2.5 मिनट होती हैं उसमें तो लेक्चर देना होता है, और जो बाकी के 30 सेकंड होती हैं उसमें आपको उसको कंक्लूड करना होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 मिनट आप अपना लेक्चर दीजिए, और होगा कैसे? देखो, जैसे ये एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है और बाकी के कैंडिडेट उसके सामने बैठे हुए हैं और जीटीओ पीछे बैठा हुआ है, तो ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप सामने खड़े होंगे, खड़े होके बोलेंगे, इस तरीके से आपके हाथ पीछे बंधे रहेंगे, या नॉर्मल आप खड़े होकर एक अच्छी पोजीशन में, सावधान की पोजीशन में खड़े होकर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हिल डुल के इधर उधर घूम फिर के बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। और हाथों के जेस्चर भी नहीं बनाने हैं कि जैसे होता है ना टीवी में, वो आज तक के ऊपर अंजना ओम कश्यप हाथों को फेंक फेंक के मार रही है, तो तुम उससे इंस्पायर होके वहां पे देने लगे लेक्चरेट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक डिसेंसी के साथ खड़े होके आराम से, शांति से आपको लेक्चर देना है, और कोशिश करनी है 2.5 मिनट के अंदर अंदर अपने पॉइंट्स खत्म कर दो, और 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको कंक्लूड कर दो। जो जीटीओ होगा वो घंटी बजाएगा, एक 2.5 मिनट के बाद एक घंटी बजाएगा, और पूरी 3 मिनट होने के बाद भी घंटी बजाएगा। उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, रह गए तो रह गए पॉइंट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है? लेक्चरेट के अंदर कोई भी टॉपिक है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर बताओ, पॉइंट बनाओ,
पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बताओ, खत्म करो, कंक्लूड करो शांति से, प्यार से। इंग्लिश में बोलना होता है, इंग्लिश तो सर्वोपरि है, ये भी ध्यान रख लो। हिंदी कहीं बोलने को मिलेगी नहीं आपको, और ना ही हिंदी बोल के काम चलेगा, हर जगह इंग्लिश इंग्लिश चलेगी। तो अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो बोलना सीख लो भाई, ज़रूरी है। अगर एसएसबी करना है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर बनना है, इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है। हालांकि मैं खुद अभी हिंदी में बोलने लग रहा हूँ, लेकिन एसएसबी में इंग्लिश में ही बोलते हैं, मैं भी इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ आज तक, आपको भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो ये होता है आपका लेक्चर रेट, 1 बाय 1 सबका आता है। जब एक कैंडिडेट बोल रहा होता है तो बाकी के उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब एक कैंडिडेट बोल रहा होता है तो दूसरे कैंडिडेट को, मान लीजिए चेस्ट नंबर 1 बोल रहा है तो चेस्ट नंबर 2 को वो पर्ची दे दी जाती है, और वो थोड़ा दूर जाके 3 मिनट, जब तक ये बोलेगा 1 नंबर बोलेगा, तब तक जो 2 नंबर है वो दूर जाके 3 मिनट तक अपने आप अपना टॉपिक सोच के आएगा। उसके 3 मिनट खत्म होते ही आएगा, बोलना शुरू कर देगा। जब 2 नंबर बोलेगा, 3 नंबर जाके अपना टॉपिक तैयार करके लाएगा, 3 बोलेगा, 4 नंबर अपना टॉपिक तैयार करके लाएगा। ऐसे होता है ये, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेके आता हूं मैं। अगला पॉइंट है भाई इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। ये भी आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो सारे मिल जाएंगे आपको। कुल मिला के 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, और इनको पूरा करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का टाइम दिया जाता है? 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। ऐसे होते हैं जैसे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दूर से भाग के आना है और इसके ऊपर से जंप करनी है। ये देख पा रहे हैं, इधर से इसके ऊपर चढ़ना है, यहाँ खड़े होना है, इधर से इस पर जंप करना है, फिर उससे नीचे जंप करना है। उसके बाद ये देख पा रहे हैं, इस यहाँ इधर एक सीढ़ी होती है, सीढ़ियों से चढ़ना है, रस्सी को ऊपर से पकड़ना है, नीचे वाले पे पैर होंगे और ऊपर वाले को पकड़ के इसको पूरे को क्रॉस करना है। ये देख पा रहे हैं, एक तरफ से चढ़ना है, यहाँ पे 1 2 3, फिर नीचे उतरना है 1 2 3, और इधर से नीचे उतर जाना है। ये वाला आप देख पा रहे हैं, इधर से ऊपर चढ़ना है, ये रस्सी आपको पकड़ा दी जाएगी, रस्सी को पकड़ के झूलते हुए दूसरी तरफ जाना है, और एक डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो ये 10 के 10 ऑब्स्टेकल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, हर ऑब्स्टेकल का जो नंबर होता है उसके उतने ही पॉइंट होते हैं। मतलब ऑब्स्टेकल नंबर 1 है, उसका 1 पॉइंट है, ऑब्स्टेकल नंबर 2 है, उसके 2 पॉइंट है, ऑब्स्टेकल नंबर 3 है, उसके 3 पॉइंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप जो वो ऑब्स्टेकल फॉलो कर रहे हैं उसको किस ऑर्डर में कर रहे हैं। आपको ना पहले ही बोल दिया जाएगा कि आप है ना अपना माइंड बना लो पहले ही कि आप पहले कौन सा करोगे, 7वां करोगे, 8वां करोगे, 6ठा करोगे, 4था करोगे, जो भी करना है वो आपकी मर्जी होती है। तो कोशिश करिए कि 3 मिनट में 10 के 10 पूरे हो जाएं, लेकिन ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 मिनट में अगर किसी के 10 पूरे नहीं हो पाते तो वो सेलेक्ट नहीं होता। हमारे ग्रुप में जो लड़का सेलेक्ट हुआ उसने 8 किए थे और किसी ने 10 किए थे, वो सेलेक्ट नहीं हुए, 8 वाला सेलेक्ट हो गया। अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर रूल भी होते हैं छोटे मोटे कि भाई यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, इसमें रेड पे टच नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर टच नहीं होना चाहिए। अगर रेड कलर टच हो गया तो वो माना नहीं जाएगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो रूल नहीं तोड़ना है, ध्यान क्या रखना है, रूल नहीं तोड़ना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए डेली रनिंग करिए, जंप करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, बार बार चढ़िए उतरिए, उससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेमिना बना लीजिए, इसके लिए स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में एक बात और है जो मैं बताना भूल गया कि अगर आपने 3 मिनट के अंदर अंदर 10 के 10 ऑब्स्टेकल को पूरा कर दिया तो आप उनको रिपीट भी कर सकते हैं, फिर से दोबारा से भी कर सकते हैं। 11 कर दिए, 12 कर दिए, 13 कर दिए, वो आपकी फुर्ती के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चे होते हैं ना बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फुर्ती में होते हैं, ठीक है, वो 3 मिनट क्या, वो 2 ही मिनट में 10 के 10 पूरे कर देते हैं, फिर भी 1 मिनट बच गया तो वो 3-4 और निपटा देते हैं। तो ये भी आपके एक पॉजिटिव पॉइंट में जाके जुड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जीटीओ को दिखाई देगा कि बच्चे के अंदर फुर्ती बहुत है और बहुत तेजी से काम करता है, तो ये भी ध्यान रखेगा। तो इसके लिए वर्कआउट करते रहिए, स्टेमिना बना लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है, कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है भाई, सुन लो। जैसे आपकी टीम में 7 मेंबर हैं, तो क्या करेंगे,
आपको एक कमांडर बना देंगे। ये आप कमांडर हैं, यहां पे एक नहीं लिखता हूं मैं, यहां पे सी लिख देता हूं। आपको क्या करेंगे, कमांडर बना देंगे, बुलाया जाएगा 1 बाय 1। आपको कमांडर बना दिया और आपको बोला जाएगा कि आप कोई से 2 बंदों को आप बुला लीजिए अपनी टीम में से। 7 थे ना, इसमें से एक तो आप आ गए, और इसके अलावा आप 2 सबऑर्डिनेट, 1 और 2 सबऑर्डिनेट आप बुला सकते हैं। कोई भी, किसी को भी आप बुला सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, आपको एक टास्क करने को बोला जाएगा। उस टास्क में बेसिकली रहेगा क्या, आप तो कमांडर की तरह एक्ट करेंगे और जो आपके सबऑर्डिनेट है वो आपके अंडर में जो काम करने वाले होते हैं उनकी तरह एक्ट करेंगे। मतलब आप उनको कमांड देंगे और वो उस कमांड को फॉलो करेंगे। वहां पर जो ये आपने सबऑर्डिनेट बुला रखे हैं, सबऑर्डिनेट 1 और सबऑर्डिनेट 2, ये कोई भी आइडिया नहीं दे सकते, सारा आइडिया आपको देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं, प्रोग्रेसिव में पूरा ग्रुप कर रहा था, हाफ ग्रुप में आधा ग्रुप कर रहा था। अब कमांड टास्क में सिर्फ 3 लोग करेंगे, आप कमांडर और आपके अंडर में 2 काम करने वाले सबऑर्डिनेट। तो जैसे ही अगर सबऑर्डिनेट ने कोई आइडिया दे दिया तो वो माना नहीं जाएगा, सिर्फ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे भाई फट्टे को यहां पे लगाओ, रस्सी को यहां पे बांधो, यहां पे खड़े हो जाओ, वहां पे चले जाओ, ऐसे करो वैसे करो। मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है। बेसिकली यू आर द कमांडर ऑफ योर टास्क, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कमांड टास्क। अगेन फिर से वही बात, मान लीजिए अगर वो आपको 5 मिनट दे रहा है उस टास्क को करने के लिए, तो 2.5 मिनट तक सोचिए, थिंक थिंक थिंक। वहां पे होता क्या है, पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हम, ठीक है। जल्दी जल्दी बड़ा हड़बड़ाहट में यहां पे फट्टा फंसा, यहां पे रस्सी बांध, यहां पे बल्ली फंसा। ऐसा मत करिए, सोचिए, दिमाग में उसको ऑब्जर्व करिए। जीटीओ भी देखेगा, सोचेगा कि हाँ ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज थिंकिंग। और जैसे ही आपने 2 से 2.5 मिनट सोच के उसको समझ लिया कि मैं अगर यहाँ पे फट्टा लगाऊंगा, फिर यहाँ से बल्ली वहां रख दूंगा, फिर रस्सी वहां बांध दूंगा और मेरा टास्क पूरा हो जाएगा, वो 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और क्या पता जीटीओ जैसे आपने बताया, जीटीओ मान लेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही टास्क है, पूरा हो गया, वेरी गुड, जाइए आप बैठ जाइए अपनी जगह पे। तो अगेन क्या बोला, सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। थिंक बिफोर एक्ट, ये आपकी स्ट्रेटेजिक ग्रुप टास्क में रहनी चाहिए, ग्राउंड टास्क में रहनी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले सोचें कि क्या करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कमांड टास्क। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे के रखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जेंटलमैन, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, मैं बोलूँगा। उन्होंने जैसे ही बोल दिया सब मामला गलत हो जाएगा, वो मानेगा ही नहीं जीटीओ उस बात को। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट क्या होता है, फुल ग्रुप टास्क। ये जैसा आपका पीजीटी होता है जो मैंने पीछे बताया, और जैसा आपका एचजीटी होता है हाफ ग्रुप टास्क, बिल्कुल उसके जैसा ही ये होता है फाइनल ग्रुप टास्क। बस इसमें क्या होता है कि ये आपका जीटीओ का सबसे आखिरी राउंड होता है। जीटीओ का क्या होता है, सबसे आखिरी राउंड होता है। इसमें क्या होगा, पूरे ग्रुप को एक बार फिर से बुला लेंगे। भाई 2 दिन हो गए आपको काम करते करते, एक बार आपने प्रोग्रेसिव में काम किया, एक बार आपने हाफ में काम किया, एक बार आपने कमांड में काम किया, आपने जीडी किया, आपने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, आपने ऑब्स्टेकल किए, आपने स्नेक रेस करी। तो आपका वो सबका जो ऑब्जर्व्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो इसमें निकल के आता है। और जीटीओ आपसे एक और टास्क करवाता है जिसमें पूरा ग्रुप रहेगा, तो वो अगेन ऑब्जर्व करेगा कि आप अपने ग्रुप के साथ किस प्रकार के कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर भी बिल्कुल सेम वही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ग्रुप के साथ मिलके काम करना है। कोई भी काम करने से पहले सोचना है। अगर कोई अच्छा वैलिड सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है तो वो देना है, अगर वो सॉल्यूशन गलत है तो बिल्कुल नहीं देना है। चुपचाप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को फॉलो करते रहिए, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। कोई दिमाग में आ रहा है आइडिया तो दे दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद यहां पे आपका जीटीओ ओवर हो जाता है। अब जिस दिन आपका जीटीओ होगा, जो ये आपका तीसरा और चौथा जो दिन होता है जीटीओ का, इसी में किसी दिन शाम को आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। कि कुछ लोगों का तो तीसरे दिन हो जाएगा और कुछ लोगों का चौथे दिन हो जाएगा। तो अब हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में ये चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो आपने फर्स्ट डे पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन का फॉर्म भरा था और इसके अलावा जो स्क्रीनिंग के फर्स्ट डे पे जो आपने PIQ का फॉर्म भरा था उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी सच होनी चाहिए। फादर के बारे में जो आपने बताया है वही होना चाहिए, मदर के बारे में जो बताया वही होना चाहिए, ब्रदर्स का सबका बिल्कुल सेम वही होना चाहिए। ठीक है, अब एक है ना सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसी ऑर्डर में आपसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले वो आपसे जॉब के बारे में पूछ लेगा, फिर आपके ड्यूटीज़ के बारे में पूछ लेगा, लाइक एंड डिसलाइक्स पूछ लेगा, वर्किंग कंडीशन और आपकी अर्निंग्स पूछ लेगा। ठीक है, अगर कोई और जॉब कर रहे हैं आर्मी में फिर देने के लिए गए हैं, क्या रीज़न है उसको चेंज करने का वो पूछ लेगा। आपके पास इन सब चीज़ों के प्रॉपर जवाब होने चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे सोच रहे हैं। एक तो भाई आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, आई कांटेक्ट बना के रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, साफ बोलिए, बुलंद आवाज़ के साथ बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। ठीक है, उसके बाद फैक्टर ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन पूछ लेगा। ठीक है, अचीवमेंट पूछ लेगा, आपकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट सीक्वेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी ऑर्डर में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ध्यान रखिएगा, वो इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे एक एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे एक साथ 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वो एक साथ पूछ लेगा, ओके टेल मी अबाउट योर जॉब, टेल मी अबाउट योर ड्यूटीज, टेल मी अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टेल मी अबाउट योर वर्किंग कंडीशंस एंड अर्निंग्स, टेल मी अबाउट द रीजन ऑफ चेंजिंग द जॉब, अब छोड़ देगा। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि वो याद रहे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दें। और इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन भूल भी गए हैं और आपको लगता है कि एक और क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप पूछ भी सकते हैं, उसमें इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है, पूछ लेंगे तो आपको बता देगा और आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी के इंटरव्यू के अंदर ही मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है हमारा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। बुक्स भी आती हैं, नटराजन, एक नटराजन करके बुक आती है, वो अच्छी है, आप वो ले सकते हैं, 200-250 रुपए की बुक है, उसमें ये सारा दे रखा है। ठीक है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, सबसे खराब सब्जेक्ट कौन से हैं, ग्रेड, ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फ्रेंड सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे आपके दोस्तों के बारे में पूछेगा, नाम पूछेगा, आपके दोस्तों के नाम क्या हैं, और फिर उनके ऊपर इतने सवाल करेगा। मतलब टोटल 45 मिनट का अगर इंटरव्यू है तो उसमें से 10 से 12 मिनट जो है वो आपके दोस्तों के ऊपर चलने वाले हैं। कॉमन क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या होते हैं। वो पूछेगा आपके दोस्त कौन कौन है, ठीक है, वो आपके कब से वो आपके दोस्त हैं, ऐसी उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं कि वो आपके दोस्त हैं, उनको आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, आप लोग किस प्रकार की प्रॉब्लम्स या कैसी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब आप बोलेंगे जी हम तो वर्क काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तभी वो आपसे बोलेगा कि अच्छा बताइए लास्ट आपने, जैसे आपने ABC कोई भी नाम ले दिया कि A मेरा दोस्त है, B मेरा दोस्त है, C मेरा दोस्त है, तो बोलेगा बताइए जो C आपका दोस्त है उससे आपने लास्ट कोई प्रॉब्लम कब डिस्कस करी थी। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। नेक्स्ट फैमिली के ऊपर होंगे, पहला दोस्तों के ऊपर सबसे ज़्यादा, फैमिली के ऊपर उतने ही होंगे, फिर वर्क प्लेस के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, स्कूल के ऊपर, एकेडमी के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर इस प्रकार के सवाल हुआ करते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप कैसा है टीचर्स के साथ। ठीक है, अच्छा ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है भाई कि अगर आपने बोल दिया भाई मेरे फादर तो किसान है और मैंने बीटेक कर रखी है और बीटेक की फीस रही है मेरी 60,000 रुपये सालाना, तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी फीस कैसे मैनेज हुई, फीस कहाँ से आई आपकी। तो आपके पास इसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए, जी हमारी फैमिली ने होम लोन लिया था, खेत के ऊपर लोन लिया था, या जैसे भी लिया था, एजुकेशन लोन लिया था जिसको मैंने धीरे धीरे चुका दिया है या मैं चुका रहा हूँ। जो भी है आपको इन चीज़ों का क्लियर एक ओवरव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया जी मेरे घर की तो फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है और पता लगा आप तो MBA कर रहे हैं जिसकी फ़ीस ही 2 लाख रुपए साल की है, और फिर आप ये भी नहीं बता पा रहे कि वो फीस आ कहाँ से रही है, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, सरकार हेल्प कर रही है, कोटा से मिल रही है, जो भी है
पता होना चाहिए, सच होना चाहिए। झूठ हुआ पकड़ लेंगे, वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। जो भी बात है सच बता दो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सांत्वना वाली, मतलब कि सिंपथी वाली स्टोरी बनाएंगे कि मेरे तो फादर गरीब थे, मेरा तो ऐसा था, मेरा तो वैसा था, तभी आप सेलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अमीर भी सेलेक्ट हो जाएगा, गरीब भी हो जाएगा, मीडियोकर भी हो जाएगा। जो सच बोलेगा और उनको पसंद आएगा, उनको सही लगेगा, उनके खांचे में जो फिट होगा वो सेलेक्ट होगा। और भी मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो ऑर्डर रह गए हैं, अभी कुछ एक सीक्वेंस रह गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा या बुक आप परचेज कर लीजिएगा। जैसे ये है, माता पिता के ऑक्यूपेशन के बारे में ज़रूर पूछेंगे वो आपसे। कितने भाई बहन हैं, ये तो पहले दिन भरवा लिया जाएगा, और भाई बहन का भी ऑक्यूपेशन भरवाया जाएगा, वो क्या करते हैं, कितनी अर्निंग है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, घर पे रहते हुए कैसी कैसी एक्टिविटीज़ में आप टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं भाई? लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कुकिंग करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पेड़ वेड़ लगा देते हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा जो भी आप करते हैं घर पे रहते हुए वो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है भाई। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले किसकी मदद लेते हैं? ठीक है, आप बोल देंगे मैं तो फादर की मदद लेता हूं जी। फिर बोलेगा अच्छा चलो बताओ फिर आखिरी टाइम आपने फादर की मदद कब ली थी? अब आपको आ ही नहीं रहा आपके दिमाग में फादर की मदद कब ली थी, तो फिर आपने बोला क्यों? है ना, आपके पास इस बात का जवाब होना चाहिए और वो सही होना चाहिए, ये ध्यान रखेगा। आपने बोल दिया जी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है मैं तो जी खुद ही टैकल कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा किसी को बताता नहीं हूँ, छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं और कुछ बड़ा होता है तो मैं जाता हूँ जी फैमिली के पास, और हाल फिलहाल में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं जी लाइफ में। बोल दीजिए जो सच है वो सच है, ठीक है, एज इट इज़। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या। ठीक है, आप अपनी, अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे, आप बेरोजगार हैं, तो पूछेगा कि आपकी जो पैसे की डिमांड है वो कैसे पूरी करते हैं। भाई मैं अपने फादर से पॉकेट मनी लेता हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, मदर से ले लेता हूँ, सेविंग्स है मेरी, ऐसे ऐसे जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके आस पड़ोस में आपके कितने दोस्त हैं। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त हैं तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए। कई सब मेरे तो वर्क प्लेस पे और स्कूल में और कॉलेज में दोस्त हैं, आस पड़ोस में नहीं है। आस पड़ोस में मेरा इतना निकलना ही नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, आस पड़ोस में मेरा रिलेशन ज़्यादा नहीं है। और है तो बताइए कि है। जो दोस्त है, फिर वो जैसे ही आप बता देंगे कि आस पड़ोस में इतने दोस्त हैं, फिर वो उसके बारे में पूछने लग जाएंगे कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, और जो भी बातें हैं वो सारी बातें आपसे पूछेंगे। फिर मतलब ये है कि आप इंटरव्यूअर को जितना अपने बारे में बताते जाएंगे ना, उतने ही सवाल वो आपसे करता जाएगा, और जितना सही, जितना कम, जितना लिमिटेड आप बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई चीज़ है और हम बताएं ना, लेकिन इसका मतलब ये है जो चीज़ नहीं है वो ना बताएं बिल्कुल पे। आस पड़ोस में दोस्त नहीं है तो नहीं है भाई, कोई ज़रूरी, कोई ज़बरदस्ती आस पड़ोस में दोस्त होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं मैं इसको बोलूँगा कि आस पड़ोस में दोस्त नहीं है तो फिर ये सोचेगा ये तो सोशल नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्कूल में मेरे 10 दोस्त हैं, आस पड़ोस में एक भी नहीं है, कोई बात नहीं भाई। या मेरे आस पड़ोस में 5 दोस्त हैं, स्कूल में 2 दोस्त हैं, कोई बात नहीं। हर तरीके की लाइफस्टाइल इस समाज में अलाउड है। तो सच बोलिए और जो है उतना ही बताइए, बढ़ चढ़ के बताने की कोशिश मत करिए। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हाँ, ये वो आपसे पूछेगा ज़रूर, ये पूछा जाता है सवाल क्या कि आप अपना जो खाली का बाकी का समय होता है वो कैसे स्पेंड करते हैं। जैसे भाई मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मूवीज़ बहुत देखता हूं, आप सब जानते हैं मेरे बारे में। मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, मैं सीरीज़ बहुत देखता हूँ। तो मैंने बोल दिया भाई मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ। फिर आपने बोल दिया मूवीज़ देखता हूँ, तो पूछेगा किस प्रकार की मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ किस प्रकार की देखते हैं। आपने बोल दिया मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बोल देगा आप बुक्स कौन सी पढ़ते हैं। आपने बोल दिया जी मैं तो सो जाता हूँ, मैं तो सो के गुजारता हूँ समय, तो ठीक है आप सो जाते हैं, जो भी बात है वो बोल दीजिए। ठीक है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाएगा, अगला सवाल पूछ लेगा। उसके पास बहुत कुछ है पूछने के लिए आपसे। ठीक है, अच्छा हॉबीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, और किस किस चीज़ में आप अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पूछेगा, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं और आपके नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपको आपके अंदर 3 क्वालिटीज़ क्या लगती हैं और आपको आपके अंदर 3 कमियां क्या लगती हैं जिसको इंप्रूव किया जाना चाहिए। तो अपने बारे में थोड़ा सोच के जाइएगा, पता लगे वहाँ पे आप अपनी
प्लस पॉइंट ही नहीं बता पा रहे। जैसे मैं टीचिंग में अच्छा हूँ जी, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है जी, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है जी, ठीक है, मैं पॉजिटिव रहने में बिलीव करता हूँ और आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको भी मोटिवेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ जी, मैं रनिंग करता हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ। जो भी आपकी क्वालिटी है वो बताइए। और कमियां, भाई मेरे अंदर ये कमी है जी, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है, तो जो भी कमी है आप वो बताइए, वहां पर कोई इशू नहीं है, सच बोलिए। उसके अलावा भाई रीडिंग हैबिट्स, टीवी पे क्या देखते हैं, न्यूज़ में क्या देखते हैं, खाली टाइम पे टीवी चलाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा वहां पर। उसके बाद एक दो और रह गई हैं बस, ये बता देता हूं मैं आपको क्योंकि फिर पूरा ही हो जाएगा। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, क्या है इसके अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज, एटीट्यूड दूसरों के प्रति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूछ लेगा, हेल्थ स्टेटस, फिजिकल स्टेमिना इस बारे में पूछ लेगा। मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है बट पूछ लेगा, मर्जी है उसकी, पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बस खत्म ही कर रहा है। देखिए अब उसके अलावा जो आपके मिलिट्री के अंदर ऑनर्स एंड अवार्ड्स होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कंप्यूटर और बाकी टॉपिक्स हैं, मिलिट्री के मैटर्स हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी इंडिया चीन का डिस्प्यूट चल रहा है, पता होना चाहिए। इंडिया नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है, पता होना चाहिए, ठीक है। म्यूज़िक मतलब ऑप्शनल है, पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा। आपने बोल दिया हाँ जी मैं सुनता हूँ, मैं तो कैसे भी गाने सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं भजन सुन लेता हूँ जी, कोई बोलेगा मैं इंग्लिश म्यूज़िक सुनता हूँ, मोटिवेशनल गाने सुनता हूँ, जो भी है, ठीक है। सच बोलना है जैसा भी आप करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कोई पार्टिसिपेशन है, बताना है, नहीं है नहीं है, सिंपल खत्म, ठीक है। करंट अफेयर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, बताना है उसके बारे में। करते हैं तो बता दीजिए, नहीं करते तो मत बताइए, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं क्या? एग्जिट। छः तक हो चुका था, 7th। हाँ जी, तो ये इंटरव्यू का ही हम सीक्वेंस देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में पूछता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाले तो ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, फिर भी पूछ ले भाई हाइट से डर लगता है नहीं लगता है, ये इस प्रकार का कोई भी सवाल। हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, ज़्यादा मैंने सुना नहीं, बट फिर भी। और ये इस तरीके की चीज़ें, डिप्रेशन के बारे में, कोई डर है, किसी प्रकार का कोई डिफ़िकल्टी होती है दोस्त वोस्त बनाने में, इंट्रोवर्ट है या क्या है डिफ़िकल्टी, मतलब आपको आपके बारे में बताना है। जैसे मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ तो मैं वहाँ पे क्यों बोलूँगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं तो हर चीज़ पे अपनी राय रखने में बिलीव रखता हूँ, मैं तो फेसबुक पे भी लिखता हूँ, मैं तो वीडियोस भी बनाता हूँ ना, तो मैं वही बताऊँगा। उसमें कुछ भी सही नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, उसको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप YouTube पे वीडियोस नहीं बनाते हैं। बस वही देख रहे हैं कितना सही सच्चा पर्सनैलिटी है बंदा और कितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। और कुछ एक क्वालिटीज़ होती हैं जो वो देख लेते हैं कि वो इसके अंदर है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सच, सब कुछ सच बोलने के बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन झूठ बोलेंगे तो फिर तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक दो पॉइंट और रह गए हैं, बस खत्म करते हैं। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन आप लोगों को जानकारी देनी थी। तो आपको जिसको सही लग रही होगी इन्फॉर्मेशन वो तो जुड़ेगा, पूरा वीडियो देखेगा। जिसको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है वो वीडियो बीच में बंद कर सकता है ना, मर्जी है, स्पीड करके देख लो, काट के देख लो, जैसे भी है। अच्छा, लास्ट में ये वो पॉइंट है जो आपको इंटरव्यू में नहीं करने चाहिए। ज़्यादा फ्रेंडली मत हो जाइए उसके साथ,
इंटरव्यूअर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली मत हो जाइए। एक जो होता है ना बीच का एक रिश्ता जो होता है, एक जो दीवार होती है एक प्रकार का, एक जो मतलब ये नहीं है कि आपने तो उसको दोस्त ही मान लिया, वो आपसे फ्रेंडली बात करेगा बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंडली दोस्तों की तरह ही उसको जवाब देने लग जाए, नहीं, ऑफिशियल एक रिलेशनशिप मेंटेन करिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, इधर उधर की बातें मत करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है। और आइयों की तरफ देखते रहिए, उसकी आंखों में देखते रहिए, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है। और अटेंटिव मतलब भाई उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छे तरीके से उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करिए। स्लैंग को यूज मत करिए, इधर उधर का कुछ भी ऐसा डायलॉग बाजी मत करिए वहां पर, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जितना ज्यादा आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही ज्यादा वो आपकी खोजबीन करेगा, तो उतना ही बताइए जितना उसने पूछा है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मत बोलिए, जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, ठीक है। उसने पूछी एक बात है, आप बता रहे हैं 4 बात। उसने कहा आपके भाई कितने हैं, आपने कहा जी 2 तो रियल हैं और 4 चाचा के भी हैं। अब चाचा के उसने पूछे तो नहीं हैं, खाम खाई अपने चाचा वाले बता दिए, अब वो चाचा वाले पे भी सवाल करने लग जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल रखिए चीज़ों को, ठीक है। उसने बोला कौन से स्कूल से आपने 10th क्लास करी है, अब आपने ये तो बता दिया कौन से करी है, अब आपने स्कूल के बारे में भी 4 बातें उठा के बता दी, मेरा स्कूल ऐसा था, मेरा स्कूल, क्या ज़रूरत है, जो पूछा है बस उतना बताइए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, ठीक है। अपने ही खुद की स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट मत करिए, ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, ठीक है। दोस्तों की बुराई मत करिए, टीचर्स की बुराई मत करिए, पेरेंट्स की या किसी भी की भी बुराई मत करिए, वहां पर किसी को ब्लेम मत करिए, ठीक है। आराम से बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस देते रहिए कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड। ये इंटरव्यू हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होता भाई, कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। आखिरी दिन देखो, डे 1 पे आपका क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, डे 2 पे आपका क्या हो गया, साइकोलॉजी हो गया, डे 3 पे और 4 पे, इन दोनों दिनों पे क्या क्या हो गया आपका, जीटीओ हो गया और इंटरव्यू हो गया। बात समझ में आ रही है? तो पहले दिन आप स्क्रीनिंग हो गए, दूसरे दिन आपने साइकोलॉजी टेस्ट दे दिया, तीसरे और चौथे दिन आपने जीटीओ के टास्क कर दिए और इंटरव्यू दे दिया। अब 5वें दिन क्या होता है, 5वें दिन होता है आपका कॉन्फ्रेंस। ये इसमें कुछ नहीं होता, होगा क्या, आपको सुबह फॉर्मल्स में तैयार होकर जाना पड़ेगा और आपके जितने भी अभी तक के एसेसर थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और प्रेसिडेंट जो भी है, वो सब बैठेंगे एक साथ और आपकी जो अब तक की रिपोर्ट है 1 बाय 1 आपको बुलाया जाएगा और आपको बुलाने से पहले आपके सबकी जितनी की भी रिपोर्ट है वो कंबाइंड करेंगे और एक रिजल्ट वहाँ पे बना लेंगे। अगर बच्चा पहले से ही क्लियर है एसएसबी में तो कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपल कैसा आपका स्टे था, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सजेशन मत दीजिए। बोलेगा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन मत पूछिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करिए कॉन्फ्रेंस में। वो बोलेंगे आपसे कि हमसे कोई सवाल पूछना है, सवाल पूछ लो, मत पूछिए, बोल दीजिए सिंपल आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। बोलेंगे कोई सजेशन है, सजेशन दे दो, आई डोंट हैव एनी सजेशन, एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड फाइन, ठीक है। और हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। स्माइल करते रहिए, इंटरव्यू में स्माइल करते रहिए, कॉन्फ्रेंस में स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, और इसमें कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, जो बच्चा बॉर्डर पे है, मतलब मान लीजिए 500 नंबर है पास होने के लिए और उसके 495 नंबर है, तो उससे कॉन्फ्रेंस में 4-5 सवाल पूछ लेंगे, बस वहीं पे डिसाइड कर लेंगे कि इसको इधर लाना है या उधर रखना है, दैट्स इट। और जो पास है उसका नॉर्मल है और जो फेल है उसका भी नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं होता। कॉन्फ्रेंस होने के बाद आधे पौने घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, वो आपको रिजल्ट बता देंगे। जिन बच्चों का रिकमेंडेशन आएगा, जो क्लियर होंगे, उनको मेडिकल के लिए रोक लिया जाएगा, मेडिकल होगा 2-3 दिन तक, और जिनका वहीं पे हो जाएगा, मतलब वो पास नहीं हुए, उनको कॉन्फ्रेंस आउट बोला जाएगा और वो उसी दिन उनको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा और वो अपने घर चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है एसएसबी का 5 दिनों का। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करी है। कोई डाउट हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अच्छा लगे फीडबैक दे दीजिएगा, खराब लगे फीडबैक दे दीजिएगा।
कोई कमी लगे तो बता दीजिएगा, कुछ गलत बता दिया हो उसको ठीक करना हो वो भी बता दीजिएगा। मेरी तरफ से ये था, ठीक है। तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं आप सभी को आपके आने वाले एसएसबी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में आप सिलेक्शन हासिल करें, अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने एरिया को, अपने ऊपर गर्व महसूस करवाएं, प्राउड फील करवाएं और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।